नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 12 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 12 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए एक रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए वीकली टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो दोस्तों, कल सुबह 11 बजे वीकली करंट अफेयर्स क्विज में आप जरूर जुड़िएगा, जिससे आपके वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 12 सितंबर के करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर है, इसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर -9% रहने का अनुमान जताया है। क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है। इसके अलावा क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी में 10% दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 2025 के दौरान क्रिसिल ने भारतीय जीडीपी में सालाना 6.2% की वृद्धि अनुमान भी जताया है दोस्तों। तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान जताया है, जो उसने अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित करने के बाद लगाया है दोस्तों। अब बात करें क्रिसिल की, तो क्रिसिल एक पब्लिक कंपनी है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में और जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान में क्रिसिल के सीएफओ हैं, वो हैं अनुराग शुक्ला, और एमडी और सीईओ हैं आशु सुयस। और ये जो कंपनी है दोस्तों, ये रेटिंग्स, रिसर्च, रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी पर काम करती है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ। तो जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश मीट फील की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाई का भी उद्घाटन किया। साथ में इसके लाभार्थियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है दोस्तों। तो मोदी जी ने दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है और इसी के साथ दोस्तों इन्होंने ई गौपाला एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और मधेपुरा में फिश मिड मील और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का उद्घाटन भी किया है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्चुअली आयोजित की गई पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता। तो जी हां दोस्तों, पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देशों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वार्ता के दौरान 3 पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलिया विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडम ने की थी दोस्तों। तीनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकताओं, चुनौतियों और रुझानों पर आदान प्रदान किया, जिसमें बहुपक्षीयवाद को मजबूत करने और सुधार करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा इसमें मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग और त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई, जिसमें आसियान, आईओआरए और हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं दोस्तों। तो
पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई है। अब बात करें फ्रांस की, तो ये रहा दोस्तों मैप में फ्रांस। यदि अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भूभाग संसार के अन्य भागों में भी है। पेरिस इसकी राजधानी है। यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और उत्तर में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। इस प्रकार यह तीन ओर सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी स्थिति बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है दोस्तों। यह है दोस्तों फ्रांस का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस और वहां की राजभाषा है दोस्तों फ्रांसीसी और फ्रांस के निवासियों को बोला जाता है फ्रांसीसी। और वहां की जो सरकार का प्रकार है वो है दोस्तों एकीय अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य। और वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन और वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। जो फ्रांस का जो संसद है दोस्तों उसके उच्च सदन को बोला जाता है सीनेट और निम्न सदन को बोला जाता है राष्ट्रीय परिषद। और फ्रांस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है यूरो या CFA फ्रैंक। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये रहा दोस्तों मैप में ऑस्ट्रेलिया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी, जिसमें तस्मानिया और अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में हैं। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी में तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलेमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेंडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड देश स्थित हैं दोस्तों। यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों वह कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है सिडनी। और वहां की वर्तमान में कोई भी राजभाषा नहीं है दोस्तों और राष्ट्रीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है दोस्तों। और वहां मानव जातीय वर्ग की बात करें तो 92% सफेद वर्ग और 7% एशियाई वर्ग और 1% आदिवासी और दूसरे वर्ग रहते हैं दोस्तों। और वहां के निवासियों को बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन या। और वहां की जो सरकार है उसका प्रकार है दोस्तों संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही सरकार। और वर्तमान में वहां के सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं क्वेटिन ब्राइस और वहां के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। बात करें ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की, तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला करंट अफेयर है, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC लिंक्डइन ने साझेदारी की है दोस्तों। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC और लिंक्डइन ने साझेदारी की है दोस्तों। बात करें साझेदारी के बारे में, तो साझेदारी में लिंक्डइन भारत में 69 मिलियन से अधिक सदस्यों के आधार पर तैयार आर्थिक ग्राफ के जरिए समय समय पर श्रम बाजार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें स्किलिंग इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए NSDC को इन डिमांड कौशल, रोजगार के किस क्षेत्र में बेहतर अवसर हैं और ग्लोबल हायरिंग रेट्स शामिल हैं। लिंक्डइन के आंकड़ों के अनुसार 2020 में डिजिटल कौशल वाले पेशेवरों की तुलना में डिजिटल कौशल वाले भारतीय पेशेवरों की मांग 20% से अधिक है। प्रत्येक शिक्षण तरीकों में नौकरी चाहने वालों की इन डिमांड तकनीकी भूमिका के लिए आवश्यक कोर डिजिटल कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें प्रवेश स्तर के डिजिटल साक्षरता से लेकर उन्नत उत्पाद आधारित कौशल तक कई कौशल शामिल हैं। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली और इसके MD और CEO हैं मनीष कुमार। और बात करें लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO की, तो वो हैं रयान रोजलेंस्की और लिंक्डइन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला करंट अफेयर है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया श्री सिद्धुरुधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। तो जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धुरुधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों के लंबे समय से उठ रही मांगों का
समर्थन किया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले 2015 में हुबली टू हुबाली किया गया था। श्री सुधारुथा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, जिनके नाम पर अब हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश के सीएम ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, तो जी हां दोस्तों, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसे बाद में बढ़ती मांग के कारण इसका परिचालन सप्ताह में 2 बार कर दिया गया। अब दूसरा किसान रेल मार्ग इसके बीच आने वाले राज्यों के किसानों को लाभान्वित करेगा। दोस्तों, देश की जो पहली किसान रेल सेवा थी वो चली थी महाराष्ट्र से देवलाली, और जो दूसरी है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है वो चल रही है आंध्र प्रदेश से अनंतपुर से दिल्ली तक। अब बात करें किसान रेल के बारे में, तो किसान रेल किसान आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन में मदद करने के लिए शुरू की गई है। साथ ही यह सुविधा कृषि निर्यात बढ़ाने में भी मदद करेगी। और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं वीके यादव। अब दूसरी किसान रेल चली है आंध्र प्रदेश से, तो ये रहा दोस्तों मैप में आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अमरावती है। भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में 1600 किलोमीटर होते हुए दूसरे स्थान पर इस राज्य का समुद्र तट, जो 972 किलोमीटर है, आता है। दोस्तों, हैदराबाद केवल 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित की गई थी, और उसके बाद अमरावती शहर को राजधानी का रूप दिया जाना था। दोस्तों, और वर्तमान में सबसे बड़ा शहर जो आंध्र प्रदेश का है वो है दोस्तों विशाखापट्टनम, और वहां की राजभाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जिनका पूरा नाम है येदुगुरी संदिंटी जगनमोहन रेड्डी। और वहां का जो विधानमंडल है दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसकी विधान परिषद में 58 सीटें और विधानसभा में 175 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 25 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर है, परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपने 3 दशकों के लंबे कैरियर के दौरान रावल को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रावल ने 1985 में आई फिल्म अर्जुन से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें बतौर सहायक अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्हें 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम की रिलीज के बाद लोकप्रियता मिली थी। दोस्तों, तो परेश रावल बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन। अब बात करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई थी और इसे एक स्वायत्त संगठन का दर्जा प्राप्त हो गया था। दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना होंगे प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर। तो जी हाँ दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स स्पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। प्लेयर्स स्पॉट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। साझेदारी के बाद ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को दिखा जा सकता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से
प्लेयर स्पॉट का प्रचार करेंगे। यह जोड़ी ब्रांड को उनके खेल प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों को लुभाने में मदद करेगी। भुवनेश्वर कुमार एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। स्मृति मंदाना भी एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर है और बेहद खूबसूरती से खेल, क्रिकेट और यहाँ तक कि महिला दर्शकों से जुड़ी हुई है दोस्तों। यह है दोस्तों क्रिकेटर स्मृति मंदाना और ये हैं भुवनेश्वर कुमार, जो बन गए हैं प्लेयर स्पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर। अगला करंट अफेयर है, पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल हो गई हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया गया है। यह निर्णय पैनल के 2 प्रमुखों, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलिफ द्वारा किया गया है। अध्यक्षों की एक बैठक में हेलेन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में सूदन का अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। यह अनुभव WHO के लिए काफी मददगार होगा। पैनल द्वारा बताया गया है कि 120 लोगों की समीक्षा की, लेकिन उनका चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रकोप की प्रतिक्रिया में विशेषज्ञता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन, युवाओं और सामुदायिक सहभागिता में नेतृत्व, सामाजिक आर्थिक विश्लेषणात्मक क्षमताएं, WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जानकारी और इसी के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का अनुभव शामिल था दोस्तों। तो ये हैं प्रीति सूदन, जिन्हें WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। बात करें WHO की, तो WHO जिसका पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 7 अप्रैल 1948 को और इसके जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनहोम और डेप्यूटी डायरेक्टर हैं सौम्या स्वामीनाथन। अगला करंट अफेयर है, मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो जी हाँ दोस्तों, मास्टरकार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCS लॉन्च किया है। मास्टरकार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को यह देश का CBDCS की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है दोस्तों। बात करें इस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय बैंकों और CBDC पारिस्थितिक तंत्र का अनुकरण करके CBDC के लिए उपयोग के मामलों और परीक्षण रोल आउट रणनीतियों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वे बैंकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच CBDC के जरिए वितरण और विनिमय के सिमुलेशन को सक्षम कर सकते हैं। वे मामलों को वैध कर सकते हैं और वर्तमान में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उपलब्ध मौजूदा भुगतान विकल्प के साथ अंतर का मूल्यांकन कर सकते हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, मास्टरकार्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर है, पुलिस अधिकारी पूनम खत्री के नाम हुआ वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मारियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मैरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने इस जानकारी की पुष्टि की है दोस्तों। बात करें अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जोविन गा और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में और अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 3 अक्टूबर 1990 में। तो जी हाँ दोस्तों, पुलिस अधिकारी पूनम खत्री के नाम वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब हो गया है दोस्तों। और ये थे दोस्तों 12 सितंबर के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और कल सुबह दोस्तों 11 बजे आप हमारे साथ वीकली करंट अफेयर्स क्विज में जरूर जुड़िएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारे पिछली वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी गिरावट का अनुमान जताया है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11.8%। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। हमारे आज की वीडियो का क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, परेश रावल, अनिल कपूर, अजय देवगन। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा
और आपके अगर हमें कोई सुझाव हो तो वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।